क्लास में कि वो कौन सा कानून है यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 क्या है, जिसमें कंपनियां अगर आपके पर्सनल डेटा को शेयर करती हैं तो उनके ऊपर 200 करोड़ का जो है वो फाइन लगेगा। लेकिन 200 करोड़ का फाइन लगने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे लिए आगामी जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी यानी अन्य जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे लिए प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो तैयार हैं प्रश्न के लिए? एक बार कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोग जो हैं वो प्रश्न के लिए तैयार हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। तो भैया प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने में विफल रहने वाली संस्थाओं पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अ फाइन ऑफ ₹2 करोड़ विल बी इम्पोज ऑन एंटिटीज दैट फेल टू टेक रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट पर्सनल डाटा ब्रीचेस। विधेयक में यह कहा गया है कि विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है ना? The bill proposed to set up a data protection board to ensure compliance with the bill. Which of the statement given above is are correct? और आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो, ये सारा आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए तो फिर टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक क्या है? डेटा प्रोटेक्शन कानून तोड़ने वाली कंपनियों पर लगेगा ये 500 का जुर्माना जो है उसको आप 200 करोड़ का जुर्माना जो है वो कर दीजिए, है ना। अलग अलग न्यूज़पेपर जो है वो अलग अलग जो है डेटा लेकर आई हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस टॉपिक को जो है हम पहले समझने का प्रयास करते हैं कि टॉपिक है क्या, और फिर इसके बाद इसको और भी जानेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो जो नया बिल आया है दोस्तों, जिसको कि हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नाम से जानते हैं, इसमें डेटा संग्रह के उद्देश्य से जो उनकी सीमाएं हैं, यानी कि व्यक्तिगत किसी का भी अगर डेटा है उसके एकत्र करने, उसको संसाधित करने का जो आधार है या सीमा पार डेटा पर जो छूट है उसके लिए जो है, यानी कि आपके डेटा को अगर कोई उल्लंघन करता है या अन्य व्यवसाय के लिए अगर आपके डेटा का यूज करता है तो उसको क्या किया जाएगा? दंड लगाने का प्रावधान है। जैसा कि मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए कहा कि तरह तरह की कंपनियां हैं, जैसे कि ट्रू कॉलर है, वो क्या करती है कि आपसे पूछती है कि आप क्या डेटा को परमिशन दे रहे हैं, आपका जो भी डेटा है उसको एक्सेस करने का। आप तुरंत ओके यस एक्सेप्टेड करके आगे भागते रहते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों कि उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने डाटा है वो ले लेती है। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रू कॉलर जो है, आप मान लीजिए कि आपके कॉन्टैक्ट में हो सकता है 100 लोग हैं, है ना, और आपके मोबाइल में जैसे कि आपका मोबाइल है जिसमें 100 लोगों का जो है वो नंबर है, ठीक है, और आपने जैसा ट्रू कॉलर यूज किया, हो सकता है उसमें से आपके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वो ट्रू कॉलर यूज नहीं करता है आपके अलावा। लेकिन जैसे ही आपने परमिशन दे दिया ट्रू कॉलर को कि वो आपके पूरे के पूरे डेटा का जो है वो एक्सेस कर ले, तो समझ लीजिए कि आपके एक गलती के कारण जो है वो क्या होता है कि ट्रू कॉलर जैसी कंपनियों को जो है वो, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं ट्रू कॉलर का, ट्रू कॉलर जैसी कंपनियों को जो है ऐसे 100 लोगों के नंबर्स भी आप क्या कर दे रहे हो? फ्री में प्रदान कर दे रहे हो। और आपको अब क्या लगता है कि यार देखो, मुझे क्या है, ट्रू कॉलर के माध्यम से ये पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, किसका कॉल आया था, अगर कोई अननोन कॉल आया तो अननोन कॉल सेम क्या होगा, अब ट्रू कॉलर क्या करेगी, उन सारे नंबर्स को जो है वो किसी कंपनी को बेच देगी जिसको उस नंबर की आवश्यकता है। यानी कि आजकल एक सबसे बड़ा जो व्यापार हो चुका है दोस्तों, वो व्यापार हो चुका है किसका? डेटा बैंक का व्यापार। किसका? डेटा बैंक। अब आप कहेंगे सर इस डेटा बैंक के व्यापार का फायदा क्या होता है? दोस्तों आप जानते हो कि सभी चीज़ जो है वो टेक्निकली हो चुकी हैं, है ना। आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग जो है एक बहुत बड़ा जो है एक बिजनेस बन चुका है। ऑनलाइन मार्केटिंग, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे आपका व्हाट्सअप हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, या अन्य जो भी कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती हैं। कभी आप देखते हो कि आप जिस शहर के हो, आप देखते हो कभी कभी आपके शहर के जो है वो ऐड आ जाते हैं, है ना। कभी कभी आप देखते हो, क्यों? क्योंकि आपने अपना लोकेशन जो है उसको परमिशन दे दिया है कि वो आपके लोकेशन को जो है एक्सेस कर ले। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा था कि आप जिस शहर के हो उसी शहर में जोमेटो के वहीं आसपास का जब जोमेटो का ऐड आया था, जैसे कि मैं नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो अगर मैं मुखर्जी नगर में रह रहा हूं तो जोमेटो का जो ऐड आता था वो मुखर्जी नगर के आसपास के किसी शॉप के नाम पे आता था कि अगर आपको पिज्ज़ा मंगाना है तो आप इस शॉप से मंगाइए, अगर आपको छोले भटूरे मंगाना है तो मैं यूट्यूब अगर देख रहा हूँ उसी बीच में जो है वो ऐड आ गया।
अगर मैं कभी अपने होम टाउन बलिया में हूं तो यहां का कोई ऐड आ गया। ऐसे ही मैंने क्या देखा कि कई लोगों का ऐसा देखा और सबने कहा कि देखो यार, हमारे नाम पे हमारे शहर का नाम जो है ऋतिक रोशन साहब जो है वो बोल रहे हैं। भैया वो ऋतिक रोशन साहब नहीं बोल रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इसका यूज किया गया है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो एआई के यूज पे और आपके लोकेशन के हिसाब से जो है वो ऐड आ रहा है, यानी कि आपकी लोकेशन को जो है वो एसेस कर लिया गया है। सेम आपने कई बार ये देखा होगा कि आप गूगल पे अगर कुछ सर्च करते हो तो वहां से क्या होता है, आपका का सारा जो सर्चिंग है यानी कि आपकी जो हिस्ट्री है, संबंधित कंपनी जो है वो किसी और कंपनी को जो है वो क्या करती है, फॉरवर्ड कर देती है। अब जैसे ही आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, आप देखोगे जब फेसबुक पे आप स्क्रॉल करते हो तो उन्हीं से संबंधित जो है वो न्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कपड़ा ढूंढ रहे हो, है ना, जैसे कि मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च किया, अब देखोगे कि जैसे आप फेसबुक पे आओगे तो फ्लिपकार्ट के ढेर सारे ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपने कुछ भी सर्च किया, मान लीजिए आपने जो है वो लक्ष्मीकांत की बुक सर्च की है, ठीक है, तो आप देखोगे कि फेसबुक पे जो है वो आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या ऑन भी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो आपको क्या कर देंगी, आपको सजेशंस आने लगेंगे। तो सजेशंस कैसे आने लगे, क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री है वो क्या कर रहा है, आप समझ रहे हो कि आपके मोबाइल की कोई निगरानी नहीं कर रहा है, लेकिन संबंधित कंपनी जो है वो आपके मोबाइल की निगरानी कर रहा है, क्योंकि आपने उसको परमिशन दिया है कि आओ बेटा मेरे घर में तुम झांको कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए जो है ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने के बारे में बात की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कंपनियां इस दायरे को पार करती हैं तो कंपनियों के ऊपर जो है वो भारी जुर्माना जो है लगाया जाएगा। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है ना, मैं जो बोल रहा हूं, है ना। तो फटाफट एक बार लिंक को जो है शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब सीमा पार डेटा प्रवाह एक शब्द का मैंने यूज किया था, ये सीमा पार डेटा प्रवाह शब्द होता क्या है। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत एक बात कहा गया है, क्या कहा गया है कि हमने क्या देखा है कि आपके जो डेटा हैं वो क्या हो रहे हैं कि जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन पता चलता है कि आपको जो कॉल है वो बेंगलोर से आने लगता है, आपको कॉल पंजाब से आने लगता है, आपको कॉल मुंबई से आने लगता है कि सर हम फलाना इस कंपनी से बोल रहे हैं कि आपको 2 लाख का लोन चाहिए। और जो कॉल आया पता चलो कि कहाँ से भैया, तो हम पंजाब से बोल रहे हैं, हम कलकत्ता से बोल रहे हैं, हम बेंगलोर से बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, या हो सकता है कभी कभी विदेशों से आप देखोगे कई बार आपके व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं, क्योंकि भारत का जो आप जानते हो कि आईएसडी कोड जो है वो 91 है ना, लेकिन कई बार आप देखते हो कि आपके पास जो विदेशों से कभी कॉल आ जाते हैं, विदेशों से कभी व्हाट्सअप आ जाते हैं, आप देखोगे कि +22 से आ जाएंगे, +92 से आ जाएंगे, यानी कि दूसरे देशों से भी क्या हो जाता है कि आपके पास जो है वो कॉल और व्हाट्सअप पे जो है वो मैसेज आ जाते हैं। आप सोचते हैं विदेश से मुझे कौन मैसेज कर रहा है ना। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि ये जो डेटा संग्रह करने वाली जो कंपनियां होती हैं वो सीमा पार भी, यानी कि दूसरे देश की भी किसी कंपनी को क्या करती हैं, पकड़ा देती हैं आपकी। तो ये बहुत सारा चीज हमने देखा है। अब जो नया मसौदा है यानी कि नया जो बिल है, इस बिल में इस बात को ध्यान रखा गया है कि ये उन क्षेत्रों को जो है अधिसूचित करेगा जो भारत का डेटा जो है वो ट्रांसफर कहां किया जा सकता है, कहां नहीं किया जा सकता है, इन पर बात की गई है। अब इस बिल में इस पर भी बात की गई है कि जो भी व्यवसाय हैं उन पर महत्वपूर्ण दंड लगाने का भी जो है प्रस्ताव किया गया है, जो डेटा का जो है वो उल्लंघन करते हैं या उल्लंघन होने पर उपयोगकर्ताओं को जो है वो सूचित करने में विफल रहते हैं। अगर आपके डेटा का कहीं यूज हो रहा है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कहो कि भैया तुम मेरे से बिना पूछे तुम मेरा डेटा क्यों किसी को दे रहे हो। तो व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए जो है ये उचित सुरक्षा उपाय करने पे जो विफल रहने वाली जो भी संस्था होंगे उनके ऊपर जो है वो क्या हुआ है, उनके ऊपर जो है वो पहले कहा गया है कि हम उस पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे, लेकिन अगर कोई डेटा का, अगर हम बात करें कोई इकाई जो है वो अगर डेटा का उल्लंघन करती है और उपयोगकर्ता को सूचित रहने में विफल होती है तो उस पर 200 करोड़ रुपए तक का जो है वो जुर्माना लगाने की बात की गई है। अब डेटा का स्थानीयकरण करके एक शब्द आया है हमारी पूरी चर्चा में कि डेटा का स्थानीयकरण। अब आप जानते हो कि डेटा का स्थानीयकरण क्या है। तो नया जो आपका ये जो पूरा का पूरा जो विधेयक है, ठीक है ना, इस विधेयक की अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि डेटा स्थानीयकरण जो है वो आवश्यकताओं में जो है ढील देगा और विश्वसनीय भौगोलिक क्षेत्रों में डेटा प्रवाह की अनुमति देगा। साथ में इसमें एक छूट ये भी दी गई है कि नए बिल में कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो छूट है वो आपकी बरकरार रहेगी। अब आप कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी छूट, दोस्तों कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके पास जो है वो इनकम टैक्स से भी मैसेज आता है, कभी कभी आपके पास जो है वो कई सारे सरकारी विभाग से भी मैसेज आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मैसेज आते हैं, है ना।
कि आप अपना जो है वो वोटर आईडी जो है अपडेट करा लीजिए, या आप जो है जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आते हैं, कई बार आपको जो है कई बार जो है वो सरकारी विभाग से जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो मैसेजेस आते हैं। तो इसमें ये कुछ छूट दी गई है कि जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित जो है उसके लिए आप डेटा जो है वो दे सकते हैं। अब हम अगर बात करें दोस्तों, तो एक चीज़ को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भारत के संविधान की जब प्रस्तावना की आप बात करते हैं तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में ही जो है वो क्या लिखा गया है कि भारत जो है एक संप्रभु अखंड जो है वो राष्ट्र है। तो केंद्र को जो है वो भारत की संप्रभुता और अखंडता और राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो, सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव और इनमें किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए जो है वो इस प्रकार का कोई भी अधिसूचित बनाने का या किसी भी प्रकार का बिल बनाने का जो आपका जो नियम बनाने का जो है वो अधिकार है। सरकार जो है वो कुछ व्यवसायों में जो है वो उपयोगकर्ताओं की संख्या और इकाई के द्वारा संसाधित जो भी व्यक्तिगत डाटा है उसके आधार पर बिल के प्रावधानों में भी पालन करने का कुछ छूट देती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों कि 2016 के बाद स्टार्टअप्स कंपनियां जो है वो बहुत ज़्यादा आई हैं, है ना? जैसे कि आप हमें भी देख रहे हैं, हम भी क्या है कि स्टार्टअप्स है, तक्षशिला क्या है कि स्टार्टअप्स है। एक नए आइडियाज़ के साथ, एक नई सोच के साथ हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में जो है वो स्टार्टअप कर रहे हैं। और हमसे अभी तो हमारा शुरुआत है, लेकिन आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी जो है वो एडुटेक कंपनियां हैं। अब ये एडुटेक कंपनियों के पास भी क्या होता है, डेटा आता है, लेकिन हम तो एजुकेशन के फील्ड में बात कर रहे हैं। स्टार्टअप्स तो है वो हर फील्ड में जो है एक स्टार्टअप्स है। जैसे कि कल एक मैंने स्टार्टअप्स देखा था, आपको जानकर हैरान होगा कि शमशान घाट यानी कि मृत्यु के बाद हम देख रहे हैं जैसे दोस्तों कल्चर चल रहा है कि लोग जो है इस भागदौड़ के जीवन में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि उनको अपने परिवार के पास, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवारजनों के पास जो है वो समय नहीं है कि वो उनके अंतिम यात्रा में जो है वो आ सके। समझिए समय कितना आगे बढ़ चुका है और पैसा जो है वो संबंधों के ऊपर जो है वो कितना भारी हो चुका है। आज लोग पैसे को जो है वो प्राथमिकता दे रहे हैं, संबंध जो है वो तो रह ही नहीं गए हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे, लेकिन ये हम किसके ऊपर, ये माता पिता के दिए हुए संस्कार के ऊपर जो है वो सारा का सारा डिपेंड हो रहा है। अगर माता पिता अपने बच्चों को ये दिखाएं कि पैसा ही प्राथमिक है तो हो सकता है उस बच्चे के दिमाग में हमेशा एक ही बात जाए कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन अगर माता पिता अपने बच्चे को ये समझाएं कि नहीं बेटा, पैसे से ज़्यादा अहमियत तुम रिश्ते को दो, तो वो बच्चा बड़े होके भी जो है वो पैसे से ज़्यादा अहमियत किसको देगा, रिश्ते को देगा। तो कल मेरे पास एक फ़ोटो ऐसे ही सोशल मीडिया पे घूमते घूमते आ गई थी, जिस फोटो में मैंने देखा महाराष्ट्र की फ़ोटो थी, और वो जो फ़ोटो थी उसमें दिया गया था कि अगर जैसे होता है ना कि आखिरी समय में जो वो पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं उसको, पूरा वो प्रक्रिया होता है जिसमें कि शमशान घाट ले जाना या मतलब मैयत का जो पूरा व्यवस्था है उसके लिए जो है कंपनी आई है। उसने कहा कि भैया अगर आपके घर कुछ होता है और आप नहीं भी पहुंच पाते हो, आपके पास लोग नहीं है 4 लोग कंधे उठाने के लिए, तो हम आपको 4 लोग प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके परिवार में अगर कोई मृत्यु हुआ तो उसको कंधा देगा। हम क्या करेंगे, रोने गाने बजाने वालों का भी इंतजाम करेंगे, हम क्या करेंगे शमशान घाट तक ले जाएंगे, हम पूरा वो सब समझ रहे हो ना। तो कुल मिलाकर जैसे आजकल शादी का टेंडर देने की होगी ना कि शादी में सारा सेटअप जो है वो किसी हम कंपनी को दे दें कि वो पूरा क्या करेगा कि वो सारा सेटअप करेगा, वैसे ही मैयत में भी टेंडर का जो है एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है ना। और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं दोस्त, ये बातें जो है ठीक है ना, ये बातें मैं हवाई नहीं कह रहा हूं, ये अभी नोट नहीं करना, मैं भेज दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, घबराओ मत। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं दोस्त, ये सही बातें हैं। कल जब मैंने देखा तो मैंने एक बार सोचा कि मतलब हो क्या रहा है। तो कुल मिलाकर एक चीज़, मतलब मैं थोड़ा सा मैं पॉइंट से हटा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें एक बात ये भी कही गई है कि देश में जो आपकी स्टार्टअप्स कंपनियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए जिन्होंने शिकायत की थी कि विधेयक का पिछला संस्करण जो इसका अनुपालन बहुत गहन हुआ, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। अब ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है, तो इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में ये कहा गया है कि बिल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उसका स्थापना करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। और एक चीज़ और भी कहा गया, अगर कंपनियां बार बार इस अनुबंध को तोड़ने का प्रयास करती हैं या अनुपालन करने में विफल होती है तो 500 करोड़ रुपए तक का जो है वो जुर्माना लगाया। तो पहली बार 200, फिर 250 और फिर जो है वो 500 करोड़ तक के जुर्माने के बारे में बात की गई है। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो हम लोग आ जाते हैं पहला, हाँ बिल्कुल वही फ्यूनरल प्लानर, वही है मैयत प्लानर, ठीक है। तो ये पहला जो है आपके स्क्रीन पर जो है वो न्यूज़ था। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
तो व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने में विफल रहने वाली संस्थाओं पर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विधेयक का जो है अनुपालन सुनिश्चित करने डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, गलत है। केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है ओनली 2 वो क्या है आपका सही है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बताइएगा। तो ये आपने प्रश्न देखा, ठीक है ना। फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।